चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जब आप गेट टर्मिनल के वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो एक वोल्टेज आता है जो कि गेट टू सोर्स वोल्टेज होता है, डेट इज नोन एज थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इसकी जो टिपिकल वैल्यू है, टिपिकली इसकी वैल्यू जो है वो 0.5 वोल्ट टू 1 वोल्ट होता है। ठीक है, इस वोल्टेज से हमारे पास क्या होता है, सफिशिएंट नंबर ऑफ sufficient number of मोबाइल कैरियर्स, मोबाइल कैरियर्स जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोले और या फिर होल्स बोले, क्योंकि हम दोनों टाइप के एन चैनल और पी चैनल दोनों टाइप के लिए बात कर रहे हैं। सफिशिएंट नंबर ऑफ मोबाइल कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स गेट एक्यूमुलेटेड, गेट एक्यूमुलेटेड, ये जमा हो जाते हैं एट द सरफेस, एट द सरफेस ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज चैनल। यहाँ पे चैनल में आ जाते हैं। लेकिन इसके पीछे जो रीज़न है वो गेट टर्मिनल का वोल्टेज है जो आप अप्लाई करते हैं, डेट इज आल्सो कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज। उस थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वजह से होता है। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, इस वोल्टेज में कितने चार्ज कैरियर्स आ जाते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर भी है कि जब हम इस तरीके के वोल्टेज लगाते हैं तो हमारे पास जो चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन है वो आपके जो सेमीकंडक्टर जो रीजन है, जो आपके पास पी टाइप या फिर एन टाइप सबस्ट्रेट या फिर बल्क या फिर बॉडी, जो भी कुछ आप बोले, तो उसमें जितने चार्ज कैरियर्स है उतने चार्ज कैरियर्स आपके जमा हो जाते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द वोल्टेज दैट हैज बीन अप्लाइड। ये वो वोल्टेज है जिसको आप अप्लाई करते हैं। तो ये वोल्टेज की वैल्यू जो है वो आपके पास, अगर आप इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज की बात करें तो ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज ठीक है, ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है इसकी वैल्यू हमारे पास वी आर हैविंग, ये पॉजिटिव होता है। किस केस में पॉजिटिव होता है, ये हमारे पास, अगर आपके पास एक एन चैनल है, एन चैनल में ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि यही थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू आपके पास नेगेटिव होगी क्योंकि आपने पी चैनल रखा है, तो गेट टर्मिनल में आपको नेगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे पास ये है, तो कुछ लाइन लिख लेना। द करस्पॉन्डिंग नेगेटिव चार्ज एट द बॉटम ऑफ द प्लेट इज फाउंड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। सो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ और है जो मुझे बताना है, वो ये कि मान लीजिए आपके पास एक वी कैन है एन चैनल मॉसफेट है, जिसको मैं थोड़ा पहले विजुलाइज करवा देता हूँ कि आपके पास यहाँ पे वी आर हैविंग सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर और उसके ऊपर आपके पास यहाँ पे मेटल का लेयर है। ठीक है, सो दिस इज द लेयर ऑफ मेटल। तो आपका जो वोल्टेज लगा हुआ है वो गेट टर्मिनल पे लगा हुआ है, विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स टर्मिनल आपने इस वोल्टेज को लगाया है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसा। और बार बार ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये जो है ये सोर्स टर्मिनल बॉडी टर्मिनल से शॉर्ट सर्किटेड है। वो जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है, हर बार एप्लीकेबल है। ठीक है, आपने यहाँ पे गेट टर्मिनल का वोल्टेज लगाया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इसकी वजह से आपके पास यहाँ एक पॉजिटिव पोलैरिटी क्रिएट हुआ मेटल के लेयर में, और यहाँ पे आपके पास एक नेगेटिव लेयर क्रिएट हुआ
बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये आपके पास पी टाइप का सबस्ट्रेट है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट और है कि ये जो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स है, ये आपके पास आयोन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि आपके पास मेटल में जो पॉजिटिव चार्ज है, वो सेमीकंडक्टर में दो चार्जेस मिलके कंपनसेट करते हैं। एक आपके पास आयोन्स का चार्ज जो कि नेगेटिव चार्ज है, प्लस एक आपके पास चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन्स का है जो नेगेटिव है। ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे ना आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप बन रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वो हर कहीं पे लाई करता है जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे, या फिर कोई भी चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट चार्ज। मान लीजिए आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अराउंड में भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज है तो इसके अराउंड में भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। बस जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है। सो एक लाइन लिखिए, इट इज द फील्ड। जो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज द फील्ड। एक सेकेंड। It is the field that that controls the amount of amount of charge in the channel। ये वही फील्ड है जो कि ये कंट्रोल करता है कि कितने चार्ज आपके पास चैनल में अवेलेबल होंगे। एंड thus it determines it determines the channel conductivity। चैनल कंडक्टिविटी, ये सब जो कुछ हम डिस्कस कर लिए हैं। बस क्या है कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो कभी नोट्स में कोई कमी ना आए, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ एक लिखवा दिया। एंड इन टर्न channel conductivity and in turn the current that will flow through the channel। ये कॉर्नर वाली चीजें दिख रही है क्या? थ्रू द चैनल, व्हेन द वोल्टेज VGS is applied, when the voltage VGS is applied। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है जिससे हमको ये पता चलता है कि आपका जो करंट है, यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, ये जो करंट है ये डिपेंड करता है आपके VGS के वोल्टेज पे। तो इसका मतलब है, ये स्टेटमेंट हमको ये बताता है कि ये एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ये स्टेटमेंट हमको क्या बताता है? दिस इज नथिंग बट ए वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने ना जो दो पॉइंट्स आपके लिए एनालिसिस किया है, उन दो पॉइंट्स में हमने ये डिस्कस किया है। पहला पॉइंट हमारा ये था कि जब हम ऑपरेशंस को स्टडी कर रहे हैं कि आपके पास
व्हेन नो गेट वोल्टेज इज अप्लाइड, जब आपने कोई भी गेट वोल्टेज नहीं लगाया, गेट वोल्टेज इज अप्लाइड, कोई भी गेट वोल्टेज नहीं लगाया, तो उस समय हम लोगों ने ये देख लिया कि अगर हम VDS की वैल्यू को ज़ीरो लगाते हैं या फिर VDS की वैल्यू को हम नॉन ज़ीरो भी लगाते हैं, तो एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में, एनहेंसमेंट टाइप में ID करंट की वैल्यू आपको ज़ीरो ही मिलेगी अगर आप VGS की वैल्यू को ज़ीरो लगा रहे हैं तो। ठीक है। सेकंड केस में हमने देखा कि अगर VGS इतना इम्पॉर्टेंट है तो क्यों ना हम VGS को ही लगा लिए जाए और एक चैनल को क्रिएट कर लिया जाए। तो VGS की वैल्यू हम लोगों ने नॉन ज़ीरो लगाया और इस समय हमने VDS की वैल्यू को ज़ीरो ही लगाया, कोई वोल्टेज इसमें नहीं लगाया, क्योंकि हमारा एम था चैनल क्रिएट करना, मतलब एक कंडक्टिव पाथ सोर्स और ड्रेन के बीच में क्रिएट करना। चैनल क्रिएट किए हम लोगों ने यहाँ पे। अब जब ये चैनल क्रिएट हो गया है तो क्यों ना हम VDS की वैल्यू को लगा के देखें कि अब कंडक्शन जैसा हम सोच रहे हैं वैसा पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था जिसमें VGS की वैल्यू हम लगाएं। हम VGS की वैल्यू को कहाँ तक पहुँचा दिए, VGS की वैल्यू को हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक पहुँचा दिए। तो ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, इससे हमको ये पता चल गया कि हमारे पास सफिशियंट नंबर ऑफ सफिशियंट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्यूमुलेट हो गया है, एक्यूमुलेट हो गया है चैनल एरिया में, चैनल एरिया में, चैनल एरिया में। ठीक है, ये हमारा मेन एम था, ये हो चुका है। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि अगर मैं इस VGS की वैल्यू को थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ऊपर कर दूं तो क्या होगा। मैं VDS की वैल्यू पे अभी नहीं केयर कर रहा हूँ, मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज तो एक सफिशिएंट, ये जो है ये सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स को एक्यूमुलेट कर दिया है। अगर मैं VGS की वैल्यू को इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ऊपर लगा दूं ज़्यादा, तो क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू है इफ 0.5 वोल्ट, तो और मैं यहाँ पे गेट टर्मिनल में जो वोल्टेज लगा रहा हूँ डेट इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट लगा रहा हूँ। तो इस 0.7 वोल्ट का हमारे चैनल में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो डेफिनेटली हमको ये पता है कि इस वोल्टेज से हमारे पास यहाँ पे तो सफिशिएंट आएगा, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे। कहाँ पे, चैनल एरिया में। इसका मतलब है चैनल जो है वो मोर कंडक्टिव हो जाएगा, और ज़्यादा कंडक्टिव हो जाएगा। तो मोर कंडक्टिव विल बी द चैनल, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं तो मोर कंडक्टिव हो जाएगा आपका चैनल, मोर कंडक्टिव विल बी द चैनल। ये क्लियर है क्या। तो इसका मतलब है जितना ज़्यादा आप गेट टर्मिनल में वोल्टेज लगाते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ऊपर, मोर कंडक्टिव विल बी द चैनल। तो आपका चैनल जो है वो और ज़्यादा कंडक्टिव होगा, और जितना ज़्यादा आपका चैनल कंडक्टिव होगा ID का मैग्नीट्यूड उतना बढ़ेगा। तो ये जो आपका वोल्टेज है, अब गेट टर्मिनल में कितना वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, क्योंकि ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है इसकी इसकी जो वैल्यू है ये तो फिक्स है एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए। क्योंकि क्यों फिक्स है, क्योंकि ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है ये बेसिकली डिपेंड करता है, ये डिपेंड्स ऑन कि आपने सबस्ट्रेट की डोपिंग कितनी की है। क्योंकि ये तो उस पर डिपेंड करेगा ना कि आपके सबस्ट्रेट की डोपिंग कितनी है, क्योंकि आपको कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स उस डोपिंग कंसंट्रेशन के बराबर लेके आना है। तो अगर डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो ये जो डोपिंग है क्या हम घर बैठे करते हैं, नहीं, ये तो फैब्रिकेशन के टाइम ही हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं क्या। तो ये जो आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है ये डिपेंड करेगा कि आपने सबस्ट्रेट की कितनी डोपिंग की है, और ये जो डोपिंग कंसंट्रेशन है ये तो हम घर बैठे नहीं करते। डोपिंग इज डिसाइडेड बाय, ये जो है जो आपका फैब्रिकेटर है, जो आपका डिवाइस बना के दे रहा है, ये डिसाइड करता है।
इसका मतलब है कि हमारा, हम मान लीजिए मार्केट से एक मॉसफेट खरीद रहे हैं तो उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू तो फिक्स ही रहेगी ना, क्योंकि इसका डोपिंग कंसंट्रेशन फिक्स हो गया है। हम घर में ला के लैब में तो उसकी डोपिंग को और नहीं बढ़ा सकते। तो आपको याद रखना है कि ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए फिक्स है, ये इट कैन नॉट बी चेंज। तो अगर ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज फिक्स्ड है, लेकिन ये गेट टू सोर्स वोल्टेज जो हम मैनुअली घर में आके लगा रहे हैं, ये तो वोल्टेज फिक्स नहीं है, ये तो आपका वेरिएबल है, इसको आप कुछ भी लगा सकते हैं। आप इसको लगाए 0.1 या फिर 0.5 या फिर 1 वोल्ट या फिर 2 वोल्ट, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो जितना ज़्यादा आप वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज के ऊपर लगाएंगे उतना आपको कंडक्टिव मिलेगा चैनल, और जितना आपको कंडक्टिव मिलेगा चैनल उतना आपका आईडी करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, क्योंकि आईडी करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो फंक्शन हो गया आपके वीजीएस के वोल्टेज का। तो मुझे ये बोलना चाहिए कि एक्चुअली ये आईडी करंट का मैग्नीट्यूड वीजीएस के वोल्टेज का फंक्शन नहीं है, क्योंकि वीजीएस की वैल्यू अगर आप लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज लगाते हैं तो उसका कोई एडवांटेज नहीं है, क्योंकि उसके कारण करंट तो आएगा नहीं। तो मुझे एक्चुअली में ये बोलना चाहिए कि ये VGS माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज अगर आप जितना ज़्यादा लगाते हैं, आपका आईडी करंट का मैग्नीट्यूड इस वोल्टेज पर डिपेंड करता है। मैं सही बोल रहा हूँ क्या? क्योंकि अगर आप VGS की वैल्यू को लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज लगाते हैं तो क्या कोई एडवांटेज? नहीं, क्योंकि इस केस में आपके पास आईडी करंट का वैल्यू तो ज़ीरो ही आएगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ऊपर लगा रहे हैं, दैट इज द मेन थिंग। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ऊपर लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो है वो इंक्रीज होगा। मतलब आपका मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इस बात पे डिपेंड करता है कि आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ऊपर कितना वोल्टेज लगा रहे हैं। आई थिंक इट इज नाउ क्लियर। तो ये जो वोल्टेज है, जो आपका वोल्टेज है जिसको आप VGS माइनस VT, ये आपका इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ना तो VGS सिर्फ, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम एक नाम से जानते हैं, दैट इज नथिंग बट, कई नाम से जानते हैं। इसको हम एक्सेस वोल्टेज बोलते हैं तो चलेगा, इसको हम ओवर ड्राइव वोल्टेज बोलते हैं, ओवर ड्राइव, इन जनरल आप यही वर्ड सुने होंगे, ओवर ड्राइव वोल्टेज बोल दे तो चलेगा। इसको हम इफेक्टिव वोल्टेज बोल दे तो चलेगा। यही इफेक्टिव वोल्टेज ये तय करता है कि आपके पास कितने मोबाइल चार्ज कैरियर्स होंगे चैनल के एरिया में। ये एक्सेस वोल्टेज भी कहलाता है, ये ओवर वोल्टेज भी कहलाता है, ओवर ड्राइव वोल्टेज भी कहलाता है, और ये इफेक्टिव वोल्टेज भी कहलाता है। तो जितना ज़्यादा अब आपका जो ये करंट है, आईडी करंट, ये फंक्शन हो गया VGS माइनस VT से। तो VGS माइनस VT की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी आईडी करंट का मैग्नीट्यूड उतना बढ़ेगा। लेकिन आईडी करंट सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आप गेट टर्मिनल में कितना वोल्टेज लगा रहे हैं, आईडी करंट का मैग्नीट्यूड इस पे भी डिपेंड करता है कि आप ड्रेन टर्मिनल में कितना वोल्टेज लगाएंगे। क्योंकि आप देखिए आईडी करंट तो उस समय तक फ्लो नहीं करेगा जब तक आप ड्रेन टर्मिनल में कोई पोटेंशियल नहीं लगाएंगे, क्योंकि करंट के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है। तो मतलब ये जो आपके पास यहाँ पे ये जो आपका डायग्राम है, ठीक है, इस डायग्राम को कॉपी कीजिए और इसको ले जाइए यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, ये हो गया। तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम ये है कि अब हम इस बात गेट टर्मिनल के वोल्टेज का क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा ये तो हम समझ गए। अब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम इस सोर्स टर्मिनल से, है ना, इस सोर्स टर्मिनल से अगर हम इस ड्रेन टर्मिनल के बीच में वोल्टेज लगाना चाहते हैं तो वो क्या वोल्टेज होगा जिसको हमको यहाँ लगाना चाहिए? तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हमको एक और वोल्टेज लगाने की जरूरत है, एंड दैट वोल्टेज इज नथिंग बट VDS। ये पॉजिटिव है इधर, ये नेगेटिव है, पोलैरिटी भी इंपॉर्टेंट है।
अब ये जो वोल्टेज आपने लगाया है, इस वोल्टेज से ही आपको करंट का एग्जिस्टेंस यहाँ पे मिल पाएगा। एन चैनल है तो ये पोलैरिटी चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि एन चैनल है तो आपको इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव लगाना पड़ेगा। सो दिस मस्ट बी नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, अब आपका आईडी करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा आ रहा है, ये आईडी करंट है। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि आईडी करंट जो है वो फंक्शन है आपके गेट टू सोर्स वोल्टेज का। लेकिन क्या ये आईडी करंट सिर्फ गेट टू सोर्स वोल्टेज का ही फंक्शन है? क्या बीडीएस की वैल्यू को जीरो रहने से भी आईडी करंट एग्जिस्ट करेगा? नहीं। यहाँ पे ये फंक्शन है एक्चुअली VGS माइनस VT का, अगर मैं एक्चुअल बात करूँ, और इसके साथ ये फंक्शन है VDS का भी। अगर ये VDS का फंक्शन नहीं होता तो हमारे सिर्फ VGS माइनस VT लगाने से आईडी करंट मिल जाता। लेकिन क्योंकि हमको VDS की भी जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब है ये फंक्शन है VDS का भी। तो आपके इस ऑपरेशन में थर्ड ऑपरेशन में जोड़ रहा हूं कि अगर मैं एक स्मॉल वोल्टेज लगाऊं, अप्लाइंग ए स्मॉल VDS की वैल्यू थोड़ी सी लगा रहा हूं। अब ये स्मॉल VDS का मतलब क्या है सर, कुछ में वैल्यू है क्या? यस। अगर मैं VDS की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 50 मिली वोल्ट लगा रहा हूँ, ये एक टिपिकल वैल्यू है जो कि एक पर्टिकुलर मॉसफेट के लिए हम अंडरस्टैंड करने के लिए ले रहे हैं। अप्लाइंग ए स्मॉल VDS की वैल्यू 50 मिली वोल्ट से कम है। तो इस केस में आईडी करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हमको ये पता है कि अब जब आप ये जो VGS की वैल्यू है, इसको आप एक काम करिए कि इसको आप कांस्टेंट कर दीजिए। सर इसको कांस्टेंट करने से इस चैनल में जो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाएगी। हाँ, यस, हम ये मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब आपके पास अगर मैं चैनल यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो चैनल कंडक्टिव बन गया है, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट हो गया है, समझ लीजिए। अब आप क्या कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर रहे हैं और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा रहे हैं जो कि इस तरफ नेगेटिव है, इस तरफ पॉजिटिव है। ये ऐसा सिर्फ मैं चैनल को शो कर रहा हूँ आपके समझने के लिए। तो ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है, दिस इज नथिंग बट ए चैनल। ये चैनल है जो कि ये वाला एरिया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, आपने यहाँ पॉजिटिव लगाया, नेगेटिव, ये VDS की वैल्यू आपने लगाया। तो आप देखिए ये जो आपके पास बना हुआ है ये एक कंडक्टर की तरह लग रहा है जिसमें काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। मतलब आपका चैनल जो है वो एक कंडक्टिव पाथ बन गया, एक कंडक्टर की तरह बन गया। अगर ये कंडक्टर है तो डेफिनेटली इसके पास एक पर्टिकुलर लेंथ है, इसकी एक अपनी रेसिस्टिविटी है, इसकी एक अपनी कंडक्टिविटी है, सब कुछ होगा। इसकी एक अपनी प्रॉपर्टी है, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, लेंथ, सब कुछ है। तो इसका मतलब है कि जब करंट इसके थ्रू फ्लो होगा तो डेफिनेटली ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि एक कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो आपका वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आपको देगा। जितना आप वोल्टेज लगाएंगे उतना करंट आपको मिलेगा। लेकिन क्योंकि इसका एक डायमेंशन है, इसका एक कंडक्टिविटी है, इसकी एक रेसिस्टिविटी है, और हमको ये पता है कि इस रेसिस्टेंस के लिए हमको ρL/A की जरूरत पड़ती है। तो इसके पास एक डायमेंशन है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है जो कि आप जानते हैं कि कितने डेप्थ तक गया है, वो इसके विड्थ से डिसाइड होता है। ये सब कुछ आपको पता है। तो इसका मतलब इसका एक रेसिस्टेंस है। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे जो वोल्टेज है डेट इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इनटू करंट। ये V इज इक्वल टू IR को फॉलो कर रहा है। तो अगर VGS की वैल्यू कांस्टेंट है तो आपके पास एक करंट की वैल्यू आएगी। अगर आप वोल्टेज की वैल्यू को, ये जो वोल्टेज है ये एक्चुअली VDS का वोल्टेज है, दिस इज नथिंग बट, मैं VDS की बात कर रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट VDS। तो एक कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करता हूं, उस कैरेक्टरिस्टिक में इस भावना को मैं ड्रॉ कर देता हूं जो मैंने यहाँ पे फील किया है। ये VDS है, ये आपके पास आईडी करंट है, और मैंने बहुत ज़्यादा वोल्टेज नहीं लगाया, मैंने 50 मिली वोल्ट लगाया।
ये हमारा वोल्टेज का वैल्यू है। अब हमको ये पता है कि जैसे जैसे मैं ज़ीरो से अबव 50 मिली वोल्ट की ओर रीच करूँगा, वैसे वैसे वीडीएस की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट भी इंक्रीज होगा। और हमने ये फील किया है कि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अगर ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो करंट का मैग्नीट्यूड इस तरीके से बढ़ेगा। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये डिपेंड इस पे भी करता है कि आप वीजीएस की वैल्यू को थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कितना ज़्यादा लगाएं। जितना ज़्यादा आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज से वीजीएस की वैल्यू लगाएंगे उतना करंट का मैग्नीट्यूड आपका दिखाएगा, क्योंकि आपका आईडी करंट दो चीज़ों का फंक्शन है। ये वीजीएस की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कितना ज़्यादा है इस पे भी डिपेंड करता है, और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपने वीडीएस की वैल्यू को कितना लगाया, ज़ीरो लगाया कि 25 मिली वोल्ट लगाया कि 50 मिली वोल्ट लगाया कि 30 मिली वोल्ट लगाया। तो जितना ज़्यादा आप वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे करंट का मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। आई होप कि आपने इस बात को बिल्कुल धैर्य से समझा होगा। तो अब मैं यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज का बात करता हूँ कि मान लीजिए मैं VGS की वैल्यू को थ्रेशोल्ड वोल्टेज प्लस 0.5 वोल्ट लगा दूँ तो क्या होगा। अगर मैं VGS की वैल्यू को यहाँ पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज प्लस थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो कुछ भी है उस पर्टिकुलर डिवाइस का प्लस 1 वोल्ट लगा दूँ क्या होगा। अगर मैं VGS की वैल्यू को थ्रेशोल्ड वोल्टेज प्लस 1.5 वोल्ट लगा दूँ तो क्या होगा। अगर मैं VGS की वैल्यू को थ्रेशोल्ड वोल्टेज प्लस 2 वोल्ट लगा दूँ तो क्या होगा। तो मतलब हर एक केस में आपका करंट का मैग्नीट्यूड अलग अलग आएगा, क्योंकि हर एक केस में चैनल की कंडक्टिविटी अलग अलग है। तो हम ये करते हैं कि मान लीजिए हम पहले वाले लाइन को ड्रॉ किए। इस लाइन में हम ये बोलना चाहते हैं कि हमने यहाँ पे VGS की वैल्यू को 50 मिली वोल्ट तक 50 मिली वोल्ट तक, उसके आगे की कहानी हम बाद में देखेंगे। VGS की वैल्यू को यहाँ पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज प्लस 0.5 वोल्ट लगाया, तो मतलब थोड़ा सा ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज। फिर मैं यहाँ पे एक और कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि अब करंट का मैग्नीट्यूड इसलिए बढ़ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे VGS की वैल्यू को थ्रेशोल्ड वोल्टेज प्लस 1 वोल्ट लगाया, 1 वोल्ट ज़्यादा कर दिया, 0.5 वोल्ट ज़्यादा कर दिया प्रीवियस केस से। अब मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस, और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भैया यहाँ पे मैं VGS की वैल्यू को थ्रेशोल्ड वोल्टेज प्लस 1 वोल्ट लगाया, यहाँ 0 पॉइंट यहाँ पे 1.5 वोल्ट लगाया, और मैं लास्ट ये वाले केस में बोल देता हूँ कि मैं यहाँ पे VGS की वैल्यू को मैंने थ्रेशोल्ड वोल्टेज प्लस 2 वोल्ट लगाया। तो यहाँ पे हमको अलग अलग मैग्नीट्यूड ऑफ करंट देखने को मिला। ये जो VDS की वैल्यू आप लगाते हैं ये इन द ऑर्डर ऑफ मिली वोल्ट होता है, और ये जो ID करंट आपको मिलता है ये भी इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पेयर होता है। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक है जब आप अलग अलग वोल्टेज की वैल्यू को यहाँ पे लगाएंगे। सो आई विल राइट हेयर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंक्रीजिंग VGS, इंक्रीजिंग VGS, VGS above threshold voltage, समझ में आ रहा है ना। कोई भी चीज़ जिसकी क्लियरिटी नहीं है प्लीज़ आस्क मी। above threshold voltage VT, enhance, enhance, enhance का मतलब है बढ़ाना, enhance the channel, enhance the channel, hence the name, hence the name, जो इसका नाम है ना, hence the name, जिसको हम बोलते हैं एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ मैं ताकि ये पॉइंट हाईलाइट हो जाए। hence the name enhancement type, enhancement type, or we can say enhancement mode operation,
ये सारे वर्ड्स जो है वो यहीं से आए। ऑपरेशन ये यूज़ किया जाता है, इसमें मॉसफेट जोड़ देते हैं। ठीक है। द करेंट that leaves the source terminal जिसको हम आई एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए, इज इक्वल टू द करेंट that enters the drain terminal। जिसको हम आई डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड द गेट करेंट जिसको हम आई जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं तो आपको ये पता है कि ये जो करंट है, ये करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है। देखिए इस नोड पे आपको ये दिखेगा कि करंट के दो पाथ डिसाइड हो जा रहे हैं। जैसे आईडी करंट इधर से आ रहा है, आईडी करंट का डायरेक्शन यहाँ पे ऐसा है, और ये आईडी करंट इसमें इस तरीके से जा रहा है। तो ये जो आईडी करंट है, यही आपका आई एस करंट, दोनों सेम है। लेकिन इस नोड पे आपको ये दिख रहा होगा कि करंट दो भाग में डिवाइड हो जा रहा है। एक भाग जो है वो आपका आई जी करंट है, लेकिन यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, इसकी वैल्यू 0 होगी। आई जी करंट की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। ये देखिए 0 क्यों 0 है, क्योंकि यहाँ पे आपका इंसुलेटर लगा है, कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगा। तो ये जो आपके पास करंट जा रहा है, डेट करंट इज नथिंग बट आई एस करंट, जो कि आपके आई डी करंट के बराबर है। ठीक है। जब आप इसको एक डिवाइस में ड्रॉ करेंगे, सपोज ये हमारे पास एक एनहेंसमेंट टाइप का मॉसफेट है, ठीक है, और ये हमारे पास एन चैनल है। यहाँ पे आपने एक वोल्टेज लगाया, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक वोल्टेज लगाया, डेट इज गेट टू सोर्स वोल्टेज, लाइक दिस। तो ये आपके पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है गेट में, क्योंकि ये एन चैनल है, ठीक है। ये वाला टर्मिनल आपका ग्राउंड है। यहाँ पे आपने VGS का वोल्टेज लगाया, ऑब्वियस है कि ये VGS की वैल्यू ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और यहाँ पे आपने VDS की वैल्यू लगाई, ये प्लस है ये माइनस है। यहाँ पे डेफिनेटली आपके पास एक करंट एग्जिस्ट करेगा, यही करंट आपके पास यहाँ भी आएगा, मतलब आईडी करंट की वैल्यू IS करंट के बराबर होगी। तो कोई आपसे पूछे कि यहाँ पे ये जो गेट करंट है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू 0 है, देर इज नो करंट। तो जो भी करंट है, डेट विल फॉलो दिस पाथ, ये करंट जो है वो इस पाथ को फॉलो करता है। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, दिस विल फॉलो दिस पाथ, ये समझ लीजिए कि ये चैनल को यूज करके इस डायरेक्शन में इट विल फॉलो दिस पाथ, और ये जो है ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो देर इज नो करंट इन द गेट रीजन। एनी क्राउड? तो एक मॉसफेट में गेट करंट की वैल्यू 0 होती है बिकॉज ऑफ इंसुलेटर डेट इज अवेलेबल हेयर। यहाँ पे आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर है, डेट विल नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो। तो अभी तक का ऑपरेशन आपको क्लियर है। तो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाने के लिए हमको ये करना है कि आपके गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू बढ़ानी है, साथ में अगर आप ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू भी इंक्रीज करते हैं
तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आपका इंक्रीज होगा। बहुत ठंडे यहाँ, सर्दी लग जा रही है। आपके देश में कैसा है तर भाई? कितने बजे उठते हैं तन्मय आप? मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं 4:30 के AM पे मेरी नींद खुल जाती है और मैं उठ जाता हूँ। उसके बाद कुछ रीडिंग वीडिंग करता हूँ, बुक्स वुक्स, और फिर नींद नहीं आती। 5:30 को उठते हैं, हाँ। कभी कभी मेरी नींद भी 5:30 को खुलती है, कभी कभी, लेकिन मैक्सिमम टाइम 4:30 को खुल जाती है। तो अब ये 3 हो गया अप्लाइंग ए स्मॉल वोल्टेज। अब इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज लगाते हैं, है ना। ऑपरेशन एस VDS इज इंक्रीज्ड। अब इंक्रीज्ड का मतलब है यहाँ पे हम VDS की वैल्यू को, नहीं, अगर आप रेगुलर उठते रहेंगे ना तो अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर बॉडी जो है वो अपने आप को ढाल लेता है आपके रूटीन के अनुसार। अगर आप टाइम पे सो रहे हैं, मान लीजिए 12 बजे सो रहे हैं, और डेली आप 4:30 बजे उठ रहे हैं, और एक हफ्ते तक आपने इस प्रैक्टिस को कर लिया, तो आप बिना अलार्म के भी उठ सकते हैं। ये मैंने कई बार फील किया है। मैं भी अलार्म लगाता हूँ, लेकिन उसके बजने से पहले ही उठ जाता हूँ। मेरी अलार्म भी 5:30 AM को लगी हुई है, लेकिन मैं इसके पहले ही उठ के अलार्म बंद कर देता हूँ, क्योंकि बॉडी वैसा सेट हो गया है। हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था कि VDS की वैल्यू को अब आपको इंक्रीज करना है 50 mV से अबव। तब केसेस क्या होती है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो एक काम करिएगा कि गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू को आप कांस्टेंट रखिएगा। अब कांस्टेंट रखने का मतलब ये नहीं है कि इसको आप, हाँ, अभी आप क्लासेस के लिए उठ जाते होंगे ना जल्दी, तो यहाँ पे VGS की वैल्यू को आपको थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ऊपर रखना है ना। तो ये कंडीशन है कि VDS की वैल्यू को 50 mV से ऊपर रखने से क्या होगा, और VGS की वैल्यू को कांस्टेंट और VGS की वैल्यू को थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ऊपर रखना ज़रूरी है। तो अब इस केस में आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास जो मॉसफेट है, ये मान लीजिए मॉसफेट है, और एक तरफ आपके पास सोर्स रीजन है और एक तरफ आपके पास ड्रेन रीजन है, ठीक है, और ये आपका चैनल है। तो यहाँ पे ध्यान देना, कुछ बातें मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। ये आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर है, थोड़ा बड़ा बनाया हूँ मैं चैनल का एरिया, ताकि सारा चीज़ आपसे डिस्कस कर सकूँ। उसके ऊपर आपके पास ये मेटल का लेयर है, ठीक है। अगर आप इस ड्रेन टर्मिनल के वोल्टेज को कुछ भी नहीं लगाते, मान लीजिए जीरो लगाते हैं, ये N+ रीजन है, ये N+ रीजन है, और इस केस में अगर आप गेट टर्मिनल के वोल्टेज को, ये तो टर्मिनल आपका ग्राउंडेड है,
है ना, इसमें आप पॉजिटिव वोल्टेज लगाते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड या फिर सोर्स टर्मिनल, जैसा भी आप बोले। तो ये VGS की वैल्यू है, ये ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके पास ये जो चैनल है ये यूनिफॉर्म बनता है। यूनिफॉर्म मतलब सोर्स साइड में, ड्रेन साइड में, दोनों साइड में चैनल का डेप्थ जो है वो बराबर होता है। चैनल का डेप्थ मतलब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है सोर्स और ड्रेन में। इस समय आपके पास जो आयोन्स है वो आयोन्स भी इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा। बिना आयोन्स के तो काम नहीं चलेगा। और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्जेस है। लेकिन ये केस कौन सा है, जब आपके पास VDS की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा है तब। मान लीजिए आप यहाँ पे VDS की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, ये सोर्स है, ये आपका गेट है और ये आपका ड्रेन है। मान लीजिए VDS की वैल्यू को इंक्रीज किया जाए तो क्या असर पड़ेगा। तो अगर आप VDS की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप इसकी वैल्यू ना इस बॉडी टर्मिनल के रेस्पेक्ट में इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करेंगे या फिर सोर्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो जो भी आप करेंगे वो बॉडी पे भी असर डालेगा। जैसे कि नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान से समझना, यहीं पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ये आपके पास वही डायग्राम है, यहाँ पे आपके पास सोर्स है, ये आपका सोर्स रीजन है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये ड्रेन रीजन है, ठीक है। अब आप यहाँ पे गेट टर्मिनल के वोल्टेज को मान लीजिए आप कांस्टेंट रखते हैं। ये आपका गेट टर्मिनल है, इसकी वोल्टेज की वैल्यू को आप अगर मान लीजिए कांस्टेंट रख दें और थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा रख दें, और ड्रेन टर्मिनल के वोल्टेज को अगर आप इंक्रीज करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में इंक्रीज करेंगे, सोर्स के रेस्पेक्ट में। सोर्स मतलब बॉडी से कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पे वोल्टेज लगाएंगे और ये वोल्टेज जो है वो बॉडी के टर्मिनल के रेस्पेक्ट में लगेगा। या तो आप ऐसा बोल दें कि ये सोर्स के रेस्पेक्ट में लगेगा, सब तो सेम है। ये ग्राउंडेड है, ठीक है, समझना इस बात को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपके पास N+ रीजन है, ये आपका P टाइप का सबस्ट्रेट है। इसको आप 0 वोल्ट में रखें और आप ड्रेन टर्मिनल के वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक थॉट है जिसको आपको समझना है, वो ये कि ये आपका नेगेटिव है, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव है। ये पर्टिकुलर सेक्शन ना एक डायोड बना रहा है, और इस डायोड में जो आपके पास N रीजन है, ये आपका P रीजन है। N रीजन में आपने पॉजिटिव वोल्टेज लगा दिया और P रीजन में आपने नेगेटिव लगा दिया। इसका मतलब है इस रीजन में जो डिप्लीशन रीजन बनेगा या फिर डिप्लीशन एरिया जो बनेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। कब इंक्रीज होगा, जैसे जैसे आप VDS की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो यही बात यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि यहाँ पे भी ये आपका N+ रीजन है और आपके पास यहाँ पे भी एक डायोड है, ऐसा ऐसा। लेकिन ये जो सोर्स टर्मिनल है ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो मतलब आपके इस टर्मिनल में और इस टर्मिनल में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो VDS के वैल्यू के बढ़ने से डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा, लेकिन ये VDS का इफेक्ट सिर्फ आपको ड्रेन साइड ही दिखेगा। सोर्स साइड में आपको VDS का इफेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि सोर्स साइड का टर्मिनल जो है वो ग्राउंडेड है। तो मान लीजिए आप यहाँ पे लगाते हैं 5 वोल्ट। 5 वोल्ट का मतलब है कि आपको तो ये पता है कि आप जो भी वोल्टेज यहाँ पे लगाएंगे, मान लीजिए यहाँ 5 वोल्ट लगाते हैं, तो आपने जानबूझ के इस रीजन को N+ इसलिए बनाया है क्योंकि कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप आपके वायर और इस बॉडी के बीच में ना हो, मतलब इस सोर्स रीजन या फिर ड्रेन रीजन के बीच में ना हो। इसलिए तो आपने यहाँ पे N+ रीजन बनाया है, क्योंकि आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप है भी वो इस फार्मूले पे डिपेंड है, KT/Q दिस इज आपके पास दोनों साइड का कंसंट्रेशन NaN डिवाइडेड बाई N2। तो N1 जो है वो इस वायर का कंसंट्रेशन है
और ये जो N2 है वो यहाँ का कंसंट्रेशन है, इस एरिया का। अगर दोनों का कंसंट्रेशन आपने सेम रखा है, N1 इज इक्वल टू N2, तो इसका मतलब है आपका पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू जीरो है। तो जो भी आप 5 वोल्ट लगा रहे हैं, ये 5 वोल्ट एक्चुअली यहाँ भी लग रहा है, ये आपका 5 वोल्ट है। और अगर आपने 0 वोल्ट लगाया तो यहाँ पे 0 वोल्ट लग रहा है। तो आप देखिए कि आपके पास जो VDS का वोल्टेज लगा है, वो वोल्टेज यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्टेज है। इसका मतलब है इस लेंथ के अक्रॉस आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि ये 5 वोल्ट यहाँ पे कहीं 4 वोल्ट है, यहाँ पे कहीं 3 वोल्ट है, यहाँ पे कहीं 2 वोल्ट है, फिर 1 वोल्ट है, फिर 0 वोल्ट है। मतलब इसके लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ये एग्री कर रहे हैं? यहाँ तक ठीक है? क्योंकि आपका जो भी पोटेंशियल लग रहा है वो सोर्स टर्मिनल के रेस्पेक्ट में लग रहा है। तो सोर्स टर्मिनल में आपका पोटेंशियल का वैल्यू देखिए 0 वोल्ट है, और ड्रेन टर्मिनल में आपके पास 5 वोल्ट है। मतलब इसके लेंथ के अक्रॉस अगर ये 0 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो डेफिनेटली इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो VDS है, इट इज ड्रॉपिंग ड्रॉपिंग across the length of the length of the channel। ये चैनल की लेंथ में अलग अलग वैल्यूज बता रहे हैं। एंड अगर इसी की बात करें तो ये है मोर टूवर्ड्स टूवर्ड्स ड्रेन साइड, ये ड्रेन साइड में ज़्यादा है, एंड लेस एट सोर्स साइड। सोर्स साइड में इसकी वैल्यू सबसे मिनिमम है। अब सेकंड कंडीशन ये देखिए कि ये जो वोल्टेज है VDS, ये एक्चुअली डिप्लीशन रीजन का जनक है। मतलब डिप्लीशन रीजन इसी की वजह से बन रहा है। तो यहाँ पे आपके पास डिप्लीशन रीजन का मतलब है कि आपके पास ये तो N+ रीजन है, ये P रीजन है। मतलब यहाँ पे नेगेटिव आयोन्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर टू अदर साइड, जहाँ पे नेगेटिव आयंस बहुत कम संख्या में रहेंगे। तो इसका मतलब है ये जो VDS है, ये आपके N+P रीजन को रिवर्स बायस कर रहा है। और आप ध्यान में रखिए कि आपने यहाँ पे जो गेट टर्मिनल में जो आपने वोल्टेज लगाया उसको आप चेंज नहीं कर रहे, उसको आप कांस्टेंट रखे हुए। ये मैंने पहले ही आपको लिखा दिया था। ये देखिए यहाँ पे VGS की वैल्यू को मैंने आपको बोला कि इसको आपको चेंज नहीं करना है, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब है जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी आई है वो कांस्टेंट है। तो अगर आपका VGS का वैल्यू कांस्टेंट है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही। और आपको पता है कि जो आपके पास मेटल में पॉजिटिव चार्ज है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स प्लस आयोन्स के नेगेटिव चार्ज से बना हुआ है। आयोन्स के नेगेटिव चार्ज से बना हुआ है, ध्यान से समझ लेंगे। तो ये जो है ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आयोन्स बढ़ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे, नहीं हो रहे। अगर आयोन्स का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और इसकी वैल्यू के बराबर आपको करना है, और ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, तो आपको इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन कम करना पड़ेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। और यहाँ पे क्योंकि आपका रिवर्स बायसिंग नहीं हो रहा है, तो अगर रिवर्स बायसिंग नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आयोन्स नहीं बढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे आप ड्रेन के साइड जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, क्योंकि आयोन्स का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। अब ये जो कंडक्टिव पाथ है, ये पहले तो आपके पास बराबर बना था, आप देखिए दोनों साइड में, जब आपने VDS की वैल्यू को 0 लगाया था। लेकिन जैसे जैसे आप VDS की वैल्यू को बढ़ाते हैं,
यही इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन जो है वो आपका यूनिफॉर्म ना होके इस तरीके का एक टेपर्ड शेप बनेगा, ऐसा। मेरी बात समझ रहे हैं? अब ऐसा क्यों बना है? क्योंकि आपका वीडीएस का जो इफेक्ट है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे कम होगा। यहाँ पे 4 वोल्ट है तो उससे थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ 3 वोल्ट है तो उससे थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे 2 वोल्ट है तो उससे थोड़ा ज़्यादा। यहाँ पे 0 है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का जो कंसंट्रेशन है वो यहीं पे होगा जहाँ पे 0 वोल्ट है, क्योंकि ये सारा चीज़ तो वीडीएस की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो हमने बोला कि अब आपका कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके के शेप में रहेगा, डेट इज नोन एज टेपर्ड शेप। और ये कब होगा? जब आप यहाँ पे VDS की वैल्यू को अप्लाई करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो ये ग्राउंड का मतलब है कि आप इसको सोर्स के साथ संपर्क कीजिए या फिर बॉडी के साथ कीजिए, ये आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे मैंने VDS की वैल्यू लगाया और उसका इफेक्ट चैनल में क्या पड़ा ये हम अंडरस्टैंड कर गए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये जो आयोन्स है ये आयोन्स भी यहाँ पे रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा आयोन्स आपको इस एरिया में मिलेगा। और उसके बाद आयोन्स का कंसंट्रेशन जो है वो धीरे से डिक्रीज हो गया है, समझ लीजिए, है ना। पूरी तरह मैं विजुलाइज आपको करवा देता हूँ। तो ये जो कंसंट्रेशन है आयोन्स का डेट विल बी समवट लाइक दिस। ये देखिए इस तरफ बढ़ता चला गया। तो अभी भी आपके पास जो मेटल में चार्ज है वो इधर के चार्ज के बराबर है। ऐसा नहीं कि अलग अलग वैल्यू है, क्योंकि मेटल का चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और आयोन्स दोनों मिलके कंपनसेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आयोन्स ज़्यादा है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है इसलिए आयोन्स कम है। एग्री? सो नाउ अंडरस्टूड व्हाट इज टेपर्ड शिप। तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि इस जगह पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भारी कम हो जा रहा है। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि मे बी करंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है इस पोजीशन में आपका पिंच ऑफ कंडीशन आ चुका है। पिंच ऑफ मतलब वो कंडीशन जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि ये जो है ये ऐसा, मेरा हाथ दिख रहा है, ये पिंच ऑफ। हम लोग बचपन में खेलते थे ना, न्यू पिंच सेम पिंच। तो ये चैनल जो है वो पिंच हो गया ऐसा। और हम ये सोच रहे हैं कि करंट कंडक्शन ऑफ हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये एक कंडीशन बना के दिखा दूं कि मान लीजिए आपके पास ये चैनल है और यहाँ पे आपके पास सोर्स रीजन है और यहाँ पे आपके पास ड्रेन रीजन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि ये आपके पास सोर्स है, सोर्स साइड है जिसको मैं बनाया नहीं हूँ। ये आपका ड्रेन साइड है। ठीक है, और अगर आप VDS की वैल्यू को 0 लगाते हैं, ठीक है, अगर आप VDS की वैल्यू को 0 लगाते हैं तो आपको ये पता है कि आपके पास ये जो चैनल है ये दोनों साइड में बराबर होगा। लेकिन अगर आप VDS की वैल्यू को जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे ये जो चैनल है ये धीरे धीरे ड्रेन साइड में श्रिंक होता जाएगा, लाइक दिस। देन इट विल बी, ये कोई ग्राफ नहीं, ये मैं आपको एक डायग्राम से ये बता रहा हूँ कि चैनल जो है सोर्स साइड में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ड्रेन साइड में ये चैनल जो है वो धीरे धीरे पिंच ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। ये सभी कुछ दिख रहा है ना? तो सर यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं VDS की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं VDS की वैल्यू को इंक्रीज करूँगा, इसकी वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, ये आपका जो रीजन है दिस इज नथिंग बट चैनल, ये चैनल है। तो यहाँ पे हम जो वोल्टेज लगाए हैं VDS, इसकी वैल्यू जो है वो आपके गेट टू सोर्स वोल्टेज माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा है। इस चीज़ को मैं आपको क्लियर करूँगा कि ये क्या चीज़ है। बाकी शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पहला लाइन है
ये दोनों तरफ बराबर इसलिए है क्योंकि हमने VDS की वैल्यू को 0 लगाया। तो हम जैसे जैसे VDS की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ये जो है ये आपका शेप चेंज हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्रीजिंग VDS causes the channel to acquire a tapered shape। ये जो शेप आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे वाला, ये एक्चुअली कहलाता है TAPERED, टेपर्ड शेप। टेपर्ड शेप इवेंचुअली eventually as VDS reaches VGS minus VT, the channel is pinched off at the drain end। जब VDS की वैल्यू जो है वो VGS माइनस VT के बराबर हो जाएगा, ये तो आपका चैनल जो है वो पिंच्ड ऑफ हो जाएगा ड्रेन एंड पे। ये जो आपका दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट पिंच्ड ऑफ कंडीशन। पिंच्ड ऑफ कंडीशन, ये जो आपका पोजीशन है ये वाला, दिस इज नथिंग बट पिंच्ड ऑफ। ये बोला जाता है कि इंक्रीजिंग, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वहां तो दिखेगा नहीं, इंक्रीजिंग VDS above VGS minus VT has little effect, ब्रैकेट में लिखेंगे theoretically, little effect theoretically और no effect on the channel shape। ये आपका कंडीशन है। तो नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे हम, तो हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे सबसे पहले कि ये VGS माइनस VT को क्यों एक मार्जिनल वैल्यू माना गया है पिंच ऑफ कंडीशन में रीच करने के लिए। और इस बात को आप ध्यान में रखना, मैंने यहाँ पे रेड लाइन में लिखा है कि अगर आप VDS की वैल्यू VGS माइनस VT से ऊपर बढ़ा दे तो आपका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा चैनल के शेप पे, है ना। चैनल के शेप पे किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। तो हमारा स्टेटमेंट, हमारा जो कंडीशन है, हमारा जो डिस्कशन है, वो इस कंडीशन से चालू होना चाहिए कि क्यों VDS की वैल्यू को VGS इज इक्वल टू VGS माइनस VT पे, या फिर VDS की वैल्यू को ग्रेटर देन VGS माइनस VT को ही पिंच्ड ऑफ कंडीशन के लिए रखा गया है। ठीक है। आज के क्लास में अगर आपको कोई भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप नेक्स्ट क्लास में भी थोड़ा सा और सोच के डाउट क्रिएट करके भी पूछ सकते हैं। देयर विल बी नो। तो हमारे पास दो टॉपिक बस बच गया है, ये वाला कि ये पिंच्ड ऑफ कंडीशन और उसका एनालिसिस, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है हम करंट इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको करने के बाद हम क्वेश्चंस डील कर लेंगे।
और जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन डील करेंगे हमारा फंडामेंटल उतना ज़्यादा क्लियर होगा। तो जो हमारा वर्कबुक है उसके सारे क्वेश्चंस हम डील करेंगे वन बाय वन। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो आज के लिए रुखसत लेता हूँ मैं, और कल से मुलाकात होगी फिर से आपसे।